हम लोगों ने डेंसिटी वॉल्यूम वगैरह सब पढ़ लिया है ना, और उसमें आप लोगों को बहुत कुछ आता है ना। चलो आ जाओ, अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें ना। तो असली जो चीज़ें हैं चैप्टर की वो अब से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया? कब से? अब से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, पहला हमारा चैप्टर है मोल कंसेप्ट। तो इसमें हम लोग शुरू करें स्टार्ट। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना, है ना। ये हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, और इसके अंदर वैसे नाम तो क्या है इसका, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है ना, ये तो नाम है इसका। लेकिन हम परमाणु लिखो हेडिंग, यानी कि एटम्स। क्या होता है एटम्स? परमाणु क्या होता है बताओ? परमाणु क्या होता है? देखो, परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, वह सबसे छोटा कण, वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, और अपनी पहचान बनाए रखता है, बनाए रखता है। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टांस which take part in chemical reaction and do not lose their identity। यानी परमाणु क्या होता है? कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ जो तुमको आसपास दिखाई दे रहा है, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, है ना, मेज, कुर्सी, टेबल, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से, है ना। और परमाणु क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम, सबसे छोटा या फिर सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, और अपने पहचान को बनाए रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, उसे बेटा हम कहते हैं परमाणु। देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखो ध्यान से, बताओ ये कौन है? ये मान लो सोडियम परमाणु। कौन है? परमाणु सोडियम है। जब सोडियम परमाणु रिएक्शन करता है किससे? वाटर से। ये लिक्विड है। कौन है ये? ये सोडियम धातु ठोस अवस्था में है। जैसे ही पानी में जाता है क्या होता है? इसकी रिएक्शन होती है। क्या होती है इसकी? तो ये बना लेता है, पहले तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और ये अभी भी क्योंकि पानी में है तो जाकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। देखो, तो इधर सोडियम धातु है, रिएक्शन में क्या हो रहा है? भाग ले रहा है ना, और ये जल में, इनकी आपस में रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन में जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना? ये उत्पाद बना। क्या बना? ये उत्पाद बना। और ये क्या है? अभी क्रियक है ये, ठीक है ना, और ये बना उत्पाद। तो जो परमाणु देखो रिएक्शन से पहले था सोडियम, वही तो रिएक्शन के बाद भी है ना, ये नहीं है? यहाँ पर सोडियम था, यहाँ पर भी सोडियम ही है। क्या ऐसा हुआ कि यहाँ पर सोडियम था और यहाँ पर बन गया जाकर फास्फोरस? नहीं बना ना। यहाँ पर सोडियम था, यहाँ जाकर कैल्शियम बन गया। क्या? नहीं बना ना कैल्शियम। मतलब जो परमाणु इधर था वही उधर है। मतलब परमाणु क्या होते हैं? सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन अपने पहचान को खोते नहीं, बनाए रखते हैं ना। देखो इधर कौन है? ऑक्सीजन है, इधर तो कोई कौन है? ऑक्सीजन है कि नहीं? और इसमें साथ में H2 गैस भी निकलता है ना। तो ये क्या होती है? परमाणु होते हैं। समझ में आया? तो करो कॉपी इसमें ना। और अब आता है परमाणु अगर है। जब लोगों ने परमाणु को किया परिभाषित तो उसके बाद सोचा कि यार परमाणु का भार भी तो होता होगा, है ना। क्या होता होगा? भार मतलब मास। कितना भारी होता है परमाणु? तो
परमाणु का भार क्या होता नहीं पता किसी को। अब ये दिखता तो है नहीं किसी को, तुमको दिखता है ये, तो नापेंगे कैसे, तोलेंगे कैसे ना, तोलने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। परमाणु है इतना छोटा है तो दिखता नहीं, लतखोर इंसान है, दिखता नहीं, तो भारी है ना, नापेंगे कैसे इसको भाई। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, क्या लगाया, दिमाग लगाया, उनके पास था, तुम्हारे पास नहीं ना, तो तुम नहीं लगा सकते। उसने दिमाग लगाया कि शुरू में कैसे नापा होगा, किस चीज को, मास को, किसी भी सब्सटेंस के मास को। अभी हम लोग जाते हैं बाजार में 1 किलो ले आते हैं चीनी, तो 1 किलो वो जो है इतना सा है, इतना सारा क्यों नहीं है ना, या इतना सा क्यों नहीं है। शुरू में कैसे नापा होगा, किसी ने तो नापा होगा ना किलोग्राम में सब, तो कैसे नापा होगा, वही टेक्निक लगाया परमाणु के भार को नापने में। शुरू में कैसे नापा होगा, देखो आज की डेट में हम कुछ भी चीज को तौलते हैं तो किसी एक भार को इधर रखते हैं और एक भार को इधर रखते हैं, और दोनों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं ना। मान लो आलू वाला क्या रखता है, अब तो डिजिटल वो आ गया है, तौला है ना, तुलते हैं जिससे। पहले क्या था, वो था रस्सी वाला, इधर रख दिया 1 किलो का बाट, इधर रख दिया आलू। अब इधर आलू का भार इधर 1 किलो के भार से क्या हो गया, इक्वल हो गया, तुमको आलू दे दिया है ना, क्या बोल करके, लो 1 किलो आलू ले जाओ। तो वो जो 1 किलो इधर रखा वो कहाँ से आया। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्लेटिनियम का सिलेंडर है, मतलब कि बेलनाकार प्लेटिनियम का एक पदार्थ है, ठीक है ना। इसको बोल दिया गया कि इसका भार 1 किलो होगा। अब अपने आप ही मान लिया, अपने आप ही मान लिया कि ये जो भार है ना इसका कितना होगा, 1 किलो होगा, ठीक है। तुम्हें दुनिया में अगर किसी भी वस्तु का, पदार्थ का भार ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, इसके साथ में तुलना करनी पड़ेगी, क्या करनी तुलना करनी होगी ना। अब मान लो मेरे को तोलना चीनी, तो एक साइड में रखूंगा किसको, इस वाले इसको बेलनाकार वस्तु को, यानी कि सिलेंडर को यहाँ रख दूंगा, ये तोलने वाला वो है ना, सिर्फ तोलते हैं हाँ, और एक साइड में इस पर वो डाल दूंगा, क्या जो तोलना है। मान लो आपको तोलना क्या है, आटा, चीनी, चलो चीनी ठीक है, ये मैंने इसमें चीनी है, ठीक है ना। अब इस चीनी का भार बताओ क्या होगा, 1 किलो किसने कहा, अभी 1 किलो थोड़ी हुआ ये, अभी ये क्या है, सिलेंडर है, प्लेटिनियम सिलेंडर। प्लेटिनियम का इसलिए ना कि उसमें जंग नहीं लगेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा, है ना, इसमें क्या हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर चीनी का भार क्या होगा बताओ, चीनी का भार क्या होगा बताओ, एक प्लेटिनियम सिलेंडर नहीं होगा, इसका जो भार होगा चीनी का एक प्लेटिनियम सिलेंडर के क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा, इतना ही तो होगा, क्योंकि अभी तुमको को थोड़ी पता है कि ये कितना है। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब किलोग्राम ग्राम की खोज नहीं हुई थी, जब खोज चल रही थी, दुनिया में चीजों को तौलने के लिए क्या करते थे, ऐसी टेक्निक लाए, ठीक है ना। पहले पहले भी ना गांव घर में क्या करते थे, अगर मान लो मेरे घर नमक खत्म हो गया तो हम कहते थे पड़ोस में जा करके, ए चाची हमको नमक दे दो, कल आएगा तो तुमको दे देंगे, कल आएगा तुमको दे देंगे। तो चाची क्या करती थी, जा बेटा कटोरी लेके आ, तो हम जाते थे कटोरी लेकर के दे दे, चाची उस कटोरी में देती थी भर के, हम ले आते थे, और जब हमारा नमक आ गया तो हम उसी कटोरी में उतना ही दे आते थे ना। तो क्या हुआ, ये ना उसको कम गया ना उसको, ना ही तो कम गया उसको ना ही ज्यादा गया, जितना लाए थे उतना ही दे दिया अभी, है ना। तो वो क्या कर, हमने बिना तोले ही देखो हो गया ना, नाप नाप लेना। ये सब क्या है, ये सब तुलना करना है, क्या है सब तुलना करना है। अब मान लो मेरे को तोलना है गेहूं, एक कट्टा गेहूं है, यहाँ पर मैंने एक बड़े से कट्टे में गेहूं ला के रख दिया, ये बड़ा सा कट्टा है, ठीक है ना, ये कट्टे में गेहूं भर दिया बहुत सारा,
और जब गेहूं का भार किया मैंने, ये गेहूं यहां रखा, इस गेहूं का भार इतना ज्यादा था कि यहां पर मुझे ऐसे ऐसे 50 सिलेंडर धरने पड़ गए। कितने? 50 सिलेंडर धरने पड़ गए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे। तो गेहूं का भार बताओ कितना होगा? गेहूं का भार होगा 50 प्लेटिनियम सिलेंडर, है। एक दिन मुझे किसने कहा, भैया हमारा घोड़ा तोल दो यार। घोड़े को तुलवा रहे, बताओ। हमने कहा लाओ भैया तुम्हारा घोड़ा भी तोल देते हैं। तो घोड़े को इधर बिठाया गेहूं के स्थान पर। किसको? घोड़े से बोला घोड़े बैठ जा। हाँ, अब घोड़ा इधर बैठ गया, ठीक है ना, घोड़ा इधर आ गया। ये हमारा घोड़ा मस्त है ना। अब जब घोड़े को इधर रखा यहाँ के VS पे, ठीक है, घोड़े को बिठाया, तो घोड़े को बिठाने के बाद में हमको पता है इधर कितना, इसको भार को बराबर करने के लिए इधर कितना रखना होगा? 80 नहीं भाई, 1000। हाँ, घोड़ा का भार कितना होगा? 1000 प्लेटिनियम सिलेंडर, है कि नहीं? ये तो होता है। ऐसी तुलना, ऐसे ही ना निकाला था शुरू में तोलने का तकनीक। इसको मान लिया गया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक। क्या मान लिया गया था? मानक का मतलब होता है कि सब इसी से नापेंगे, सब इसी से नापेंगे, हाँ, इसी से सब तोलेंगे। तो पूरी दुनिया में इसके साथ में तोल तोल के बराबर बराबर बांट करके पहुंचा दिया, है ना। उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेट मान लेना। अब बताओ, अब लोग कह रहे हैं कि यार हमको ना ये दो संख्या चेंज हो रही है, ये संख्या चेंज हो रही है, ये तो सब में सेम ही है कि नहीं? सेम में सेम। और ये कितना लंबा, देखो इतना लंबा। तो उन्होंने सोचा अरे क्या हो गया, तो वो जो एक सिलेंडर था ना, यानी कि प्लेटिनियम का क्या था, सिलेंडर, इसको 1 kg कह दिया। क्या बोल दिया इसको? 1 kg। तो चीनी का भार कितना हो जाएगा? चीनी का भार पहले एक था ना, आपने प्लेटिनियम जो है सिलेंडर, उसके स्थान पर क्या लिख दिया? kg लिख दिया, तो 1 किलो भार बन गया ना। ऐसे इकाई आई थी भार तोलने की, है ना। अब किसी ने हमसे बोल दिया, अब कि बताओ फिर कौन था? आटा, गेहूं, गेहूं तो आटा था। तो गेहूं का भार 50 किलो भाई, 50 आया था। पीटी सिलेंडर के बराबर भार था ना उसका, 50। तो 50, अब तुमने एक वीडियो क्या बोल दिया, सिलेंडर का भार केजी में चेंज हो गया। अब घोड़े का बताओ क्या होगा? हाँ, उसका भार हो गया 1000 केजी। ये भार कहाँ से आ रहा है? हमने किसी दूसरे चीज के भार से उसकी बराबरी करी है ना, तुलना करी है ना। तो ये टेक्निक से क्या आया? भार की उत्पत्ति हुई थी, है ना, पूरी दुनिया में तौलने की। तो जब अब चलो, क्यों यहाँ तो गेहूं घोड़ा सब कुछ सब दिखता है कि नहीं? दिखता है ना भाई। अब परमाणु क्या दिखता है तुमको? नहीं। तो परमाणु का भार कैसे निकालें? तो वैज्ञानिकों ने यही तरीका अपनाया, परमाणु का द्रव्यमान। किसका? परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि भार, भार भी कह सकते हो, ठीक है ना, मास ऑफ एटम, ठीक, मास ऑफ एटम, ठीक है। तो परमाणु की परिभाषा पहले हो गई, अब हमें उसके भार लिखना है। तो परमाणु का भार क्या होता है? लोगों ने सोचा तोलूं कैसे साले को, एक तो दिखता नहीं, दिखता होता तो उठा करके बिठा देते और तोल देते, है कि नहीं। कहाँ पर बिठा देते? तुला पर। लेकिन दिखता नहीं तो कहाँ बिठाऊं, है ना। इतने छोटे होते हैं परमाणु कि अगर 1 करोड़ परमाणु एक के ऊपर एक बिठाया जाए तब पे जितनी मोटी बनेगा परत, है ना। इतना छोटा परमाणु होता है।
तो उन्होंने कहा यार दिखता नहीं है इसका भार ना, ज्ञात करने के लिए हम एक तरीका अपनाएंगे जैसा हमने शुरू में अपनाया था चीजों की वस्तुओं को भार को ज्ञात करने में। तो यहां पर तो मानक माना गया था किसको? प्लेटिनियम सिलेंडर को। परमाणु के अंदर मानक मान लिया गया किसको? कार्बन को। किसको? अब कार्बन 3 टाइप के परमाणु होते हैं। कार्बन 3 टाइप के होते हैं। कार्बन के समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटोप कहते हैं अंग्रेजी में। 3 टाइप के होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो मानक है ना, तो मानक जो मान लिया गया, रे मानक है हमारे पास, वो है मानक कार्बन 12 परमाणु का भार, है ना। इसको मानक मान लिया गया, मतलब 1/12 गुना कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान मतलब इसका ये हुआ कि कार्बन 12 परमाणु का भार जितना भी होगा, अभी नहीं पता मुझे कितना होगा, अभी मुझको नहीं पता कि कितना होगा, लेकिन कार्बन 12 परमाणु का जितना भी भार होगा उसका 1/12वां हिस्सा उसका से तुलना हमें करना है बाकी परमाणु के भार से। मतलब कहने का ये हुआ कि मान लो कार्बन 12 परमाणु का भार है कितना? 12। कितना है? तो इसको 12 से भाग कर देंगे, तो जितना भी आ जाएगा उसकी तुलना करनी है दूसरे परमाणु के साथ में। दूसरे तो हमने क्या माना? ये मान लिया स्टैंडर्ड, यानी जो भी परमाणु को भार करना है उसका तुलना करना है मुझे इसके साथ में, ठीक है ना। कार्बन 12 परमाणु का भार जो द्रव्यमान है उसको अगर 12 से भाग कर दे, 1/12 का मतलब भाग करना है 12 से, तो जो आएगी संख्या उससे मुझे तुलना करनी है किसकी? दूसरे परमाणु की। दूसरे तो जो उसका भार होगा उसे बोल देंगे परमाणु का भार, ठीक है ना। तो अगर मुझे मान लो सोडियम परमाणु का भार पता करना है, किसका? Na परमाणु का भार यानी कि द्रव्यमान पता करना है, तो जब हमने सोडियम परमाणु को रखा कहाँ? एक और दूसरी ओर क्या रखा हमने? इसको रखा, तब पता क्या हुआ? और चौंकाने वाली यही बात, 23 ऐसे ऐसे रखने पड़े। किधर? जिधर सोडियम परमाणु नहीं था उधर की तरफ। ऐसे ऐसे कितने? 23 ले ले, 23 का नहीं, 23 गुना हो गया। इसका मतलब सोडियम परमाणु क्या है? इसकी तुलना में 23 गुना भारी है। ये हुआ इसका मतलब, क्या है ना। वो जो आटा का भार ना, गेहूं का जो था 50, वो क्या था? 50 सिलेंडर के भार के बराबर था। ऐसे ही सोडियम जो होता है 1/12 कार्बन 12 परमाणु का भार से 23 गुना है। कितना है? तो यहां पर क्या करना हुआ? 1/12 गुना C12 परमाणु का भार, C12 परमाणु का द्रव्यमान 23 गुना था, है ना। अगर मुझे अच्छा, फिर उन्होंने और देखा वैज्ञानिकों ने कि यार मैग्नीशियम परमाणु का भार कितना होगा, तो जब इसकी तुलना की गई ना तो ऐसे ऐसे पता कितना? 24 गुना। यानी 1/12 C12 परमाणु का द्रव्यमान से 24 गुना भारी कौन है? मैग्नीशियम। ऐसा तुलना करा गया, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट भार थोड़ी पता है किसी को, एग्जैक्ट नहीं पता किसी को, तो हम तुलना कर रहे हैं किससे? C12 परमाणु के मास से, है ना। अब हमको पता करना हो गया ऑक्सीजन का भार, तो ऑक्सीजन परमाणु का जो भार देखा गया वो 16 गुना, कितना? 16 गुना 1/12 C12 परमाणु का द्रव्यमान के बराबर निकला। तो सब लोग कह रहे हैं, है ना, कि हम लोग ऐसे लिखेंगे।
अब वैज्ञानिक लोगों ने ये काम किया, कंपेयर किया ना, कंपेयर मतलब तुलना करना, तुलना किया उसने। अब वैज्ञानिक लोग देख रहा है कि जितना भी परमाणु है, जब भी सबका हम लोग भार लिख रहे हैं, एल्युमिनियम का मान लो, एल्युमिनियम परमाणु का भार तो 27 गुना निकला। क्या निकला बताओ? 27 गुना निकला। C12 परमाणु का भार 1/12 C12 परमाणु का द्रव्यमान, तो 27 गुना निकला एल्युमिनियम की केस में। अब वो देख रहा है कि यार हम ये तो खाली बदल रहा है, और ये सबका हम जिस भी परमाणु को बाहर लिख रहे हैं उसमें ये सेम जा रहा है, ये ओनली बदल रहा है। तो जब हम किसी परमाणु को बाहर लिखेंगे और ये हमको लिखना पड़ेगा बार बार, तो ये कितना लंबा नहीं है कि नहीं? तो क्यों ना इस चीज को हम इकाई बना दे। क्या बना दे? इकाई। जैसे कि वहां पर प्लेटिनियम सिलेंडर को 1 किलो बोल दिया था ना बाद में इकाई करने के लिए, ऐसे ही इसको हम लोगों ने मान लिया था कुछ और। देखो, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम 1/12, ठीक है, गुना C12 परमाणु के द्रव्यमान को 1 AMU बोलेंगे। क्या बोलेंगे? AMU बोलेंगे, 1 AMU बोलेंगे। ऐसा बोला लोगों ने कि यार इतना लंबा कौन लिखेगा बार बार, है कि नहीं? इतना लंबा कौन लिखेगा? ए का मतलब होगा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना? परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है ना? ये बोला किसको? अब बताओ, इसको लिखने में आसानी होगी या फिर इसको इतने लंबे को? 1 MU लिखने में आसानी, जल्दी लिख देंगे ना भाई। आज के जमाने के लौंडे हैं, लेट तो चाहते ही नहीं, समय लगे ऐसे चाहते क्या? मॉडर्न जमाने के लौंडा लौंडे आजकल हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं। हम चाहते तुरंत काम हो जाए, है कि नहीं? आम्फो बोल करके। तो अब जैसे ही हमने इसको इकाई बोल दिया, तो बताओ सोडियम परमाणु का भार कितना होगा? सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? वो होगा 23 AMU, 23। अब ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, इतना लंबा बोलेंगे हर बार कि 23 1/12 C12 परमाणु का द्रव्यमान, ऐसे बोलेंगे लंबा लंबा। इतने में तो फिल्म खत्म हो जाएगा, है ना? ऐसे ही अब अगर मान लो मुझे एल्युमिनियम परमाणु का भार बताना है, सिंपल बोलेंगे 27 AMU। तो 27, इसका मतलब क्या हुआ? 27 गुना भारी है कौन? किसी ने अगर तुमसे पूछा कि बताओ 27 AMU का मतलब क्या है, तो आप कहना एल्युमिनियम परमाणु 27 गुना भारी है। किससे? 1/12 कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान से, है ना? ये 27 गुना भारी है, ठीक है ना? कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? परिभाषा लिख दें एम्स की, किसकी? परमाणु भार की। इसको परमाणु भार की परिभाषा ले देते हैं ना इधर। तो परमाणु भार क्या है? किसी परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान 1/12 गुना C12 परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में कितने गुना कितनी गुना अधिक या कम है? अधिक है को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं?
परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे निकाला था हम लोगों ने एटॉमिक मास को, ऐसे खोज हुई थी। समझ आई बात? नहीं आई? आ गई? कहानी सा बना के मुझे समझाना पड़ता है ना इसको, तब बच्चों के खोपड़ी में घुस जाती है ना। स्टैंडर्ड कॉपी कीजिए। तो ऐसे कौन आया? एटॉमिक मास यानी परमाणु का द्रव्यमान आया। इसके बाद आता है अणु। क्या आता है? अणु। अणु क्या होते हैं? अणुओं को बोलते हैं अंग्रेजी में मोलिक्यूल। जो दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, और मिलकर क्या बनाते हैं फिर? परमाणु यानी कि मोलिक्यूल। तो लिखो हेडिंग मोलिक्यूल। मोलिक्यूल्स यानी अणु। व्हेन जब दो या दो से अधिक परमाणु किसी निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। में क्या होते हैं बताओ? संयुक्त मतलब जुड़ते हैं, संयुक्त होते हैं तो अणु बनाते हैं। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल वाटर। क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल के तौर पे क्या मैंने बोला? वाटर। तो पानी देखो H2O है ना, तो इसमें दो हाइड्रोजन और एक कौन है? पानी कहीं का लिया हो, जहां मर्जी, तालाब का, नाला बोल दिया, समुद्र का, नदी का, है ना, कहीं का पानी लिया हो, इसका 2 और 1 रेशियो में है। इसमें परमाणु है ना, एटम मतलब, तो इसकी रेशियो तो हमेशा यही रहेगी, पानी कहीं का भी लिया हो, ठीक है ना। तो ये है मोलिक्यूल, ये फिक्स रेशियो में जुड़ता है। किसी ने बोला मीथेन गैस बताओ, तो CH4 बोल देते हैं, उसमें कार्बन 1 है और H कितने हैं? 4। अब चाहे मीथेन गैस पाकिस्तान में हो, मीथेन गैस भारत का हो, मीथेन गैस कहीं का भी हो, सब में परमाणु 1 और 4 के अनुपात में होते हैं। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या था? अणु था, है ना। अब आता है अणु का भार। तो हम क्या लिखेंगे? आणविक द्रव्यमान। अणु को बोलते हैं आणविक, है ना, मोलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान यानी मोलिक्यूलर मास। भाई मोलिक्यूलर मास, है ना। तो वैज्ञानिकों ने कहा यार मोलिक्यूलर मास क्या होगा? मोलिक्यूल किससे बने? एटम से। तो किसी मोलिक्यूल में जितने एटम हैं सबके मास को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा उसका? मोलिक्यूलर मास। तो मोलिक्यूलर मास की परिभाषा क्या है? किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। कौन सा? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। क्यों? बात समझ में आया कि नहीं आया? है ना। मोलिक्यूलर मास बोलेंगे अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलेंगे आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। अणु भार भी कह लेते हैं प्यार से, ठीक है भाई। किसी भी मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं सभी के मास को जोड़ दो, क्या निकल जाता है? मोलिकुलर मास। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर पहले कॉपी करो इसको अच्छे से ना। इंग्लिश में क्या बोले इसको? सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल। कॉपी करो ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, H2O है ना, क्या है? H2O। बताओ एक H का मास कितना होता है? 1 mu। क्या होता है? इसमें कुल कितने H हैं? 2 से गुना कर दिया।
प्लस एक O का भार कितना है 16, एक O का भार 16 होता है। इसमें कुल कितने O हैं, एक से गुना कर दिया ना, 2 एकम 2 प्लस 16 कितना आया 18 AMU। कितना आया, हमने ये लिखा जल का अणुभार, क्या लिखा अणुभार। तो हमने जैसे ये लिखा, जिस वैज्ञानिक ने इसका भार लिखा 18 AMU, उस पर गुस्सा आ गया। किसको, जिसने AMU दिया था, जिसने, उसने कहा यार ये क्या कर रहा है, तो 18 AMU लिख दिया। AMU तो एक एटम का मास होता है ना, कितने का होता है, एक परमाणु भार क्या होता है AMU, और ये है भार किसका, अणु का भार है, जिसमें 3 एटम है, जिसमें, तो वो कह रहा है भाई अगर किसी ने 18 AMU लिख दिया तो कैसे कैसे पता लगेगा कि ये जो 18 है वो परमाणु का भार है या अणु का भार है, पता पड़ेगा कोई। अब मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया बताओ, मैंने 16 AMU लिख दिया ऐसे करके, तो 16 क्या है ये, 16 तो मीथेन गैस का भार भी होता है, किसका CH4 का निकालो, तो एक इसका गुना एक, सॉरी 12 प्लस कितना 4 गुना एक, कितना जाएगा 12 कम 12 4 कम 4 बराबर 16 AMU। अब ये 16 AMU, अच्छा ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 AMU, कितना होता है। अब ये किसका सम बताओ, अगर खाली हम ये लिख दें 16 AMU तो पहचान पाएंगे कि ऑक्सीजन का भार है या मीथेन का भार है, क्योंकि इकाई कैसे होगी इसकी, सेम हो गई। तब इसने कहा, अणु भार देने वाले वैज्ञानिक ने, चिंता मत कर इकाई में बदल देता हूं, इकाई में। तो उसने क्या करा, AMU के स्थान पर क्या लिख दिया, उसने कहा AMU के स्थान पर चल ठीक है, तुम एक परमाणु को भार लिखोगे तो क्या लिखोगे AMU, है ना। तो हम लोग इसको U में बदल देंगे, किसमें, हम इसको AMU में ना लिख करके 18 U लिख देंगे, केवल क्या लिख देंगे, एक AMU को क्या बोल दिया, एक U। अब U क्या होता है, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड, अगर U लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना अणु भार है, एक अणु का भार है, किसका, और AMU लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना एक परमाणु का भार है। U को बोलते हैं अंग्रेजी में यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं क्या, एकीकृत द्रव्यमान। बात समझ में आ रहा है। यहां से हमने निकाला अणु का भार, किसका, अणु मतलब मॉलिक्यूल का मास। तो एक U कह लो या एक AMU कह लो, ये इक्वल किसके है बताओ, 1/12 गुना C12 परमाणु के द्रव्यमान के, है ना, C12 परमाणु का द्रव्यमान। U और AMU दोनों कैसे होते हैं, बराबर। अंतर क्या है कि U लगाते हैं जब अणु का भार निकालते हैं, AMU लगाते हैं जब एक परमाणु का भार निकालते हैं, ठीक है ना। करो कॉपी। तो अगर बताओ मुझे मास निकालना हुआ किसका, हाइड्रोजन सल्फेट का, तो बताओ उसका मास कितना निकलेगा, निकालो सब निकाल दिखाओ। एस का तो कितना, एस का 32 होता है, ठीक है ना, O का 16 होता है और H का 1 होता है। वैसे साइलेंट कर लो इससे, है ना। बताओ कितना आएगा इसका मास, कॉपी करो फटाफट से, फिर बताओ इसका मास कितना आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है ये, H2SO4। तो इसको निकालोगे तो कितना आएगा 98, है ना। ऐसा कितना, 1 गुना 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, तो 32 गुना 1 प्लस होगा कितना 16 गुना 4, तो 2 का 2, 32 से कम 32 प्लस 16 का 64, इसको जोड़ोगे ना 4 2 4 8 हो जाएगा, 36 9 98। U लगाना है, क्या लगाना है, AMU नहीं लगाने का, ठीक है। AMU लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर परमाणु का भार हो जाएगा, फर्क कैसे चलेगा ना। तो AMU अपन लोग लगाएंगे, U लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, अणु भार की उत्पत्ति हुई। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो अब तुम्हें घर से कुछ
निकालने हैं भार मॉलिक्यूल के, ठीक है, ठीक है ना, इनके निकालने हैं घर पे। इनके अणु बाहर निकालो सब घर पे, ठीक है, बैठ के, है ना। 3। अब देखो चौथा, अभी बताते हैं तुमको। छठा इसमें क्या होना चाहिए, सातवां इसमें हो गया इनको घर पे करना, ठीक है ना। फिर तुम सबको पढ़ाते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग कुछ और सीखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, और छोटे छोटे कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा जो तुम्हारे काम आएंगे केमिस्ट्री में, ठीक। चलो मिलते हैं।